नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे यूपी टेट ईवीएस एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों सीरीज चल रही है आपकी टॉप 50 एमसीक्यूज़ की। तो दोस्तों आज ये हमारा तीसरा सेशन है, इसमें हम लोग करेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल से जल्दी से जुड़े, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। डेली आपको ये वीडियो शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बीच में मिलती है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए आज की ये क्लास। आज की क्लास में करेंगे दोस्तों पहला पॉइंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैकल। ये जो है सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने किया था। सेकंड चलेंगे, आपका क्वेश्चन है एजी टांसले ने किस शब्द का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, जैव विविधता या पर्यावरण। देखिए बात हुआ था इकोलॉजी को किसने किया था, अभी हैकल। और उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले जो है नाम किसने दिया, तो एजी टांसले ने। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय। सही ऑप्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे एक दिशीय जो है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशा में होता है। नेक्स्ट है आपका 10% का नियम, यानी ऊर्जा प्रवाह में 10% जो ऊर्जा प्रवाह होती है उसका नियम किसने दिया, लिंडमैन, गोल्डमैन, बैकमैन या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, लिंडमैन ने ये जो है नियम दिया था 10% का। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1982, 1986, 1992 एंड 1996। तो ये आपका पारित हुआ था कब, 1986 में। क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है जैविक घटक का उदाहरण कौन सा है, पादप, मृदा, वायु, जल। सही ऑप्शन क्या होगा, तो कहेंगे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एक, जैविक घटक का उदाहरण क्या है, तो पादप है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे, तो आप कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, यानी सबसे ऊपर उपभोक्ता कौन सा होता है, तो आप कहेंगे मांसाहारी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड टॉपिक से क्वेश्चन है जैव विविधता और वन्य जीवों से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन इसका, रेड डेटा बुक किससे संबंधित, तो आप कहेंगे कि विलुप्ति के करीब जो जीव जंतु हैं उससे संबंधित है रेड डेटा बुक। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप कहेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो आप कहेंगे सारस या सारस क्रेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका प्रसिद्ध है किसके लिए, एक सिंह वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि ये आपका स्थित है किसमें, तो गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, 1970 में, 1973, 1985 एंड 1990 में। तो आप कहेंगे कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी में। अगला है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा जो है कि प्राप्त है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है।
नेक्स्ट है आपका फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। तीसरा टॉपिक आ गया हमारा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पूछा गया है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे डेसिबल है। डेसिबल है जी नहीं, शोर मापने की है, क्या है डॉप्सन यूनिट होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है, डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। डेसिबल में क्या मापा जाता है, तो शोर यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे समताप मंडल में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी है, तो आप कहेंगे ये सारे के सारे मुख्य गैस हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ताजमहल आज क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषक का सूचक किसे माना जाता है, लाइकेन, मनी प्लांट, अमरबेल या नीम। तो वायु प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे लाइकेन को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है BOD5 परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो आप कहेंगे जल प्रदूषण को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है डेसिबल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से, वन्य जीव से। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके कारण होता है, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक या सीसा। तो मिनी माता रोग होता है मरकरी के द्वारा यानी कि पारा के कारण होता है। अगला टॉपिक है जलवायु और मृदा से जो क्वेश्चंस आपके यूपीटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक वाइज यहाँ पर मैंने कलेक्शन किया है क्वेश्चंस का जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 क्वेश्चन दिया है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, आशुद्ध जल, पीने योग्य पानी, नल का पानी, ताज़ा पानी। सही क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पीने योग्य पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो आप कहेंगे 71% भाग पर क्या है आपका जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह ग्रह है, वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो आप कहेंगे किसका है, शनि का है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो आप कहेंगे कौन सा है, तो सही होगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, शुक्र है, जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो सबसे निचली परत है कौन सी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है सुनामी का मुख्य कारण क्या है, समुद्र में भूकंप, चक्रवात या अत्यधिक वर्षा। तो इसका मेन रीजन क्या है, तो समुद्र के अंदर भूकंप जो है सुनामी का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो ये सबसे आर्सेनिक द्वारा जो सबसे जल प्रदूषण है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, वृक्षारोपण द्वारा, पशु चराई द्वारा, पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर या वनस्पति हटाकर। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो वृक्षारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और नेक्स्ट अपना टॉपिक है विविध यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी और ठीक है मिसलिनियस। तो हम लोग इससे क्वेश्चंस करेंगे सबसे मिलता जुलता अगले टॉपिक से। पूछा गया है 41 क्वेश्चन भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को कब शामिल किया गया, 1976, 42वां संशोधन, 1978, 1980 या 1992।
तो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया था 42वें संशोधन में 1976 में। अगला क्वेश्चन वही है, दिया है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो। तो राज्यसभा में जो होने वाली सभाएं होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट है आपका, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी किसके बीच? कलकत्ता से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच या कलकत्ता से दिल्ली के बीच। तो ये आपकी चलाई गई थी कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच में। जो भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये हुआ था किसके कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा जो है कि हुआ था। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो किसका है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो मासिनराम कहाँ पर है आपका? मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो बिहू जो है भारत के असम राज्य का क्या है? लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, नीलकमल, पलाश, चंपा। तो क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो 48 का सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि पलाश होता है, टेसू जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे या बेंगलुरु। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका स्थित है कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों या आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो। तो किसे जो है इको मार्क जो है दिया जाता है? तो इको मार्क उसे दिया जाता है जो क्या हो? इको फ्रेंडली हो, यानी पर्यावरण के प्रति क्या हम मैत्रीपूर्ण हो, जिससे पर्यावरण को कोई उनसे नुकसान नहीं होता है। ऐसे जो है उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 50 MCQs जो आपके EVS एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके की आपको कम से कम आपको 20 सीरीज़ कराने वाला हूँ, जिससे आपके 1000 क्वेश्चंस तो हो जाने वाले हैं। अगर 1000 क्वेश्चंस आप EVS से आने वाले MCQs कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो यदि आप तैयारी अपनी अच्छी करना चाहते हैं, आपके पास अभी बहुत समय है, 3 महीने का समय है, इसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, तो एक एक सब्जेक्ट को उठाइए और सभी को जो है इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आप सभी सब्जेक्ट की इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो फिर आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप बेहतर रिजल्ट जो है ला सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही केवल EVS की नहीं, बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हैं उनकी भी जो है कि क्लासेस चलेंगी और इस तरीके से 1000+ क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से होने वाले हैं, जो कि आपके लिए क्या होंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में निश्चित रूप से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।